प्यारे बच्चों, आज हम बाजार के रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बाजार क्या है, बाजार का अर्थ तथा परिभाषा, बाजार के वर्गीकरण का आधार तथा बाजार के प्रमुख प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन उनके अंतिम उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं उन तक पहुंचना जरूरी है, उन तक पहुंचनी चाहिए। तो उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे विनिमय कहा जाता है। विनिमय की यह प्रक्रिया बाजार के द्वारा संभव होती है। तो आइए जानते हैं बाजार क्या है। आम बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान के लिए किया जाता है जहां वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता परस्पर मिलते हैं तथा वस्तुओं को खरीदते या बेचते हैं। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, दरियागंज आदि, शिमला में लोअर बाजार, मिडल बाजार आदि, कुल्लू में मनाली, कुल्लू, भुंतर आदि बाजार है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ आम बोलचाल की भाषा से भिन्न है। तो आइए सबसे पहले हम आम बोलचाल की भाषा में बाजार क्या है और अर्थशास्त्र में बाजार का क्या अर्थ है, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या अंतर है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बाजार का अर्थ आम बोलचाल की भाषा में, तो आम बोलचाल की भाषा में वस्तुओं के समूह को बाजार कहा जाता है। जहां वस्तुओं का समूह होता है, बहुत सारी वस्तुएं एक जगह मिलती है, उसको हम बाजार कहते हैं। जैसे आटा, चावल, दालें, कपड़ा, इसमें आगे अगर हम देखें किताबें, कॉपियां, मकान का जो सामान है, जो भी है वो सब एक जगह मिल रहा है, तो उसको हम बाजार कहेंगे जहां पर वस्तुओं का समूह है। लेकिन अर्थशास्त्र में जो किसी वस्तु विशेष के बाजार को हम बाजार कहते हैं। जैसे गेहूं का बाजार है, सोने का बाजार है, चीनी का बाजार है, कपड़े का बाजार है इत्यादि। तो इस तरह से हम जो वस्तुओं के समूह को जो आम बोलचाल की भाषा में बाजार कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु विशेष के बाजार को बाजार कहा जाता है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दिया आपको, गेहूं का बाजार है, कपड़े का बाजार है, चीनी का बाजार है इत्यादि। दूसरा, अगर हम देखें विशेष स्थान, तो आम बोलचाल की भाषा में किसी विशेष स्थान को बाजार कहा जाता है। किसी विशेष स्थान से बाजार का संबंध होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको पीछे दिया कि शिमला में लोअर बाजार है या मिडिल बाजार है, ये क्या है, या कुल्लू में मनाली है या भुंतर है, ये बाजार है। ये विशेष स्थान से हम आम बोलचाल की भाषा में इनको बाजार कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में जो है बाजार का अर्थ किसी विशेष स्थान से नहीं है। बाजार समुच्चय क्षेत्र को बाजार कहा जाता है, जहां पर क्रेताओं विक्रेताओं का परस्पर मिलना ही जरूरी नहीं है और किसी माध्यम से भी आपस में और संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम देखें अंतरिक्ष में दुकानों का समूह, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो दुकानों के समूह को बाजार कहते हैं। जहां पर एक जगह बहुत सारी दुकानें इकट्ठा है उसको हम बाजार कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में दुकानों के समूह को बाजार नहीं कहेंगे। इसके अतिरिक्त उन सब माध्यमों को बाजार कहते हैं जिनके द्वारा क्रेता तथा विक्रेता आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। वे किसी माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन के द्वारा, पत्र के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल से, फैक्स से या एजेंट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपस में वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका अंतर अगर आप देखें, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो बाजार का अर्थ होता है वो आम बोलचाल की भाषा की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। तो आइए अब हम जानते हैं बाजार का अर्थ। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु की सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्रेता तथा विक्रेता को आपस में संपर्क करने के लिए स्वयं मिलना आवश्यक नहीं है। वे टेलीफोन, पत्र, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, एजेंट द्वारा जो है संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहां पर किसी वस्तु की सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं का परस्पर मिलना जरूरी नहीं है, परस्पर उनका संपर्क स्थापित करना जरूरी है। वे किसी भी माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वे जो है वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसको हम बाजार इसमें कहेंगे। अब बाजार की परिभाषा, तो यहां पर कुर्नो की जो परिभाषा दी गई है बाजार की, कुर्नो के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ किसी विशेष स्थान से नहीं लेते जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, बल्कि उस सारे क्षेत्र से लेते हैं जहां खरीदने वालों और बेचने वालों में एक दूसरे से इस प्रकार संपर्क स्वतंत्र हो कि एक ही प्रकार के सामान की कीमत की प्रवृत्ति आसानी और शीघ्रता से एक होने की पाई जाए। तो ये थी इसकी कुर्नो की डेफिनेशन है, कुर्नो की परिभाषा है। इसको आप ध्यान से आपने इसको समझना है और इसको याद कर लेना है। अगर इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे, आपको सही ढंग से समझ आ गई, तो बाजार को आप और अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं। तो अब है बाजार के वर्गीकरण या परिभाषा का आधार, कि बाजार का जो वर्गीकरण है वो परिभाषा के आधार पर हम किस प्रकार से बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बाजार को विस्तृत रूप से अगर हम देखें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता, नंबर 2 एकाधिकार और नंबर 3 एकाधिकारी प्रतियोगिता। 3 वर्गों में बाजार को वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से 3 वर्ग हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। इसके वर्गीकरण का अगर हम देखें, मुख्य आधार जो है वो क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो मुख्य आधार है, सबसे पहले क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या। तो बाजार के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। यदि बाजार में बहुत से विक्रेता और क्रेता हैं तो उस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार या एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु के बेचने वाले भी बहुत होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने वाला एक विक्रेता है और खरीदने वाले बहुत सारे क्रेता हैं तो उस बाजार को हम जो है एकाधिकार कहते हैं। जैसे अब किसी वस्तु को जो बेचने वाला एक है और खरीदने वाले बहुत सारे जो क्रेता हैं तो उस बाजार को हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार, एक विक्रेता अधिक क्रेता। दूसरा अगर हम देखें, इसका आधार है वर्गीकरण का वस्तु की प्रकृति। तो यहां पर वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी बाजार को वर्गीकृत किया जाता है, इसका वर्गीकरण किया जाता है। यदि वस्तु समरूप है, बाजार में एक जैसी वस्तु का ही उत्पादन किया जा रहा है तो उस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। अगर वस्तु विभिन्नता पाई जाती है, बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस बाजार को हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता कहते हैं। तो इस तरह से वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा है कीमत नियंत्रण की डिग्री। बाजार की अगर हम देखें, कीमतों का के ऊपर कितना नियंत्रण है, इस आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं। अगर बाजार में कीमतों के ऊपर पूरा नियंत्रण है तो हम कहेंगे ये एक अधिकार है, जहां पर बाजार में कीमतों के ऊपर पूरा नियंत्रण है। अगर बाजार में कीमतों के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं है तो हम कहेंगे ये पूर्ण प्रतियोगिता है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, अगर हम देखें कीमतों के ऊपर आंशिक नियंत्रण होता है। तो इस तरह से कीमतों के नियंत्रण की डिग्री के आधार पर भी हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं। अगला है बाजार का इसमें ज्ञान, कि बाजार का पूरा ज्ञान है, अगर पूर्ण ज्ञान है बाजार के बारे में तो हम कहेंगे ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता है। अगर बाजार के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है तो इसको कहा जाता है कि ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता है। इनका पूर्ण प्रतियोगिता अगर हम देखें इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो अगला है साधनों की गतिशीलता। साधनों की गतिशीलता के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं कि साधन अगर पूर्णतः गतिशील है तो हम कहेंगे ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता है। अगर साधन पूर्णतः गतिशील नहीं है तो हम कहेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो इस तरह से जो है ये जो आधार है, इसके आधार पर हम जो बाजार का वर्गीकरण करते हैं, जो मुख्य तौर पर बाजार को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया।
अब अगला कॉन्सेप्ट है बाजार के प्रमुख प्रकार। तो बाजार के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता, नंबर 2 एकाधिकार और नंबर 3 एकाधिकारिक प्रतियोगिता। मुख्य तौर पर अगर विस्तृत अर्थों में देखें इसके 3 प्रकार हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता। इसके अतिरिक्त इसके आगे 2 और प्रकार हैं, अल्पाधिकार और द्वैताधिकार। तो आपके अगर हम देखें यहाँ पर जो सिलेबस में मुख्य तौर पर 3 प्रकारों के बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई, जिनको कि हम डिटेल में अगले वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। संक्षेप में मैं थोड़ा सा इनकी व्याख्या कर देता हूँ कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, सभी फर्में उसी कीमत पर वस्तु को बेचती है और सारे बाजार में किसी वस्तु की एक ही कीमत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दूसरा है एकाधिकार। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का एक विक्रेता होता है और क्रेता बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन या स्थानापन्न नहीं होता, कोई उसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं एकाधिकार में। और तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, किसी वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। इनके हर विक्रेता जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन जो है वो करता है, उनकी बिक्री करता है। उनमें किसी ना किसी प्रकार का अंतर जरूर होता है, वस्तुओं में वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। और अल्पाधिकार की अगर हम बात करें, अल्पाधिकार में किसी वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं और क्रेता बहुत ज्यादा होते हैं। और जो द्वैताधिकार होता है, इसमें किसी वस्तु के 2 विक्रेता होते हैं और क्रेता बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये संक्षेप में हमने इसके बारे में पढ़ा। बाकी डिटेल में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपके सिलेबस में जो 3 बाजार के बारे में यहाँ पर जो डिटेल में आपके सिलेबस में बताया गया है वो है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो ये था इसके बारे में, बाजार के बारे में। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बाजार का संबंध किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बाजार का संबंध किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होता है, जबकि बाजार भौगोलिक क्षेत्र में स्थित नहीं होता, बल्कि उस समस्त क्षेत्र को बाजार कहा जाता है जहां क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, जिसमें वस्तु की कीमत शीघ्रता से एक समान होने की प्रवृत्ति रखती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बाजार नहीं कहते। बाजार का संबंध पूरे क्षेत्र से है जहां क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। उसके लिए उनको आपस में मिलना जरूरी नहीं है, उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को आप अगर आपको वीडियो समझ आया, सही ढंग से पसंद आया है वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।